हाय गाइस, स्वागत है आपका इंटेलेक्चुअल इंडीज यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका एमबीए सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। सबसे पहले सॉरी बोलूंगा, बहुत एक हफ्ते के डिले के बाद में आ रही है ये वीडियो। अब क्यों नहीं आई, दो तीन रीजन थे। मैं कुछ काम के अंदर बिजी था, प्लस व्यूज ज़्यादा नहीं आए थे। तो मैंने कहा था कि मेरे को इतना लैंडमार्क चाहिए, तो उतना लैंडमार्क पूरा नहीं हुआ, इस चक्कर में मैंने डिले कर दिया। मैं चाहता तो टाइम निकाल सकता था। प्लीज़ मोटिवेशन के लिए लाइक कर दो नीचे। 2000 लाइक रखते हैं अगली वीडियो के लिए। 2000 लाइक पूरे करो, अगली वीडियो आ जाएगी। क्योंकि क्या होगा, आप लाइक करोगे तो YouTube आगे सजेस्ट करेगा, ताकि हम ज़्यादा ऑडियंस के साथ जुड़ पाएंगे। क्योंकि ये सीरीज बहुत ही निश स्पेसिफिक है, खाली बिजनेसमैन के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि सारे बिजनेसमैन हमसे जुड़ पाए। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन और सप्लाई चेन के बारे में, मैं कहूँगा लॉजिस्टिक्स के बारे में। तो आज मैं आपको 2 असाइनमेंट्स देने वाला हूं और हम समझेंगे हमारे बिजनेस की हम प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे और साथ के साथ हम लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पूरा का पूरा किस तरीके से डिसाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के टाइप से। अब प्लानिंग बेसिकली 3 टाइप की प्लानिंग्स होती है। एक होती है स्ट्रैटेजिक, एक होती है टैक्टिकल, एक होती है ऑपरेशनल प्लानिंग। बेसिकली 3 टाइप की प्लानिंग होती है। अब पिछले हफ्ते हमने बात करी थी बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। बेसिकली हमारे बिजनेस को हमको कहां पे लेके जाना है, कि अगले साल तक हमारा बिजनेस इतने $1 मिलियन का हो जाएगा, अगले साल तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी विजन वाली बातें होती है ना, ये टॉप मैनेजमेंट देखता है। अगली चीज क्या होती है? टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग अब डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात आ जाती है। अब मैंने कहा कि मेरा बिजनेस यहां तक पहुंचेगा, तो वो वाला किस किस का काम होगा? ऑपरेशंस वाला देखेगा कि भाई डिपार्टमेंट्स के बारे में समझा रहा हूं किसका क्या क्या काम होता है। ऑपरेशंस वाला देखेगा कि किस तरीके से माल बन रहा है, किस तरीके से सब कुछ आ रहा है और जा रहा है। सेल्स वाला देखेगा भाई अगर हमको इस लेवल तक पहुंचना है तो हमको इतनी सेल करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग वाला देखेगा भाई अगर हमको इतनी सेल करनी है तो उसके लिए हमको इतने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। एचआर वाला देखेगा भाई अगर हमको इतनी सेल करनी है तो हमको इतनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। आईटी वाला देखेगा भाई अगर हमको इतनी सेल करनी है तो हमको इतनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं हर एक कंपनी के अंदर। जो टेक्निकल प्लानिंग होती है वो वर्टिकल सेंट्रिक होती है। तो हर एक वर्टिकल डिफाइन करेगा मुझे आगे जाके क्या करना है। अब हमने क्या देखा, ऊपर वाला क्या कह रहा है, हमको ऐसा अचीव करना है। अब ऑपरेशंस वाला थोड़ा डिटेल के अंदर घुस गया कि भाई वो चीज को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है। अब सबसे नीचे जो ग्राउंड लेवल पे होता है, जो मुझे लगता है सबसे एसेंशियल पार्ट है स्ट्रैटेजी के अंदर, वो है ऑपरेशनल प्लानिंग। हमको अगर अपने बिजनेस की ऑपरेशनल प्लानिंग कर ली तो हमारा बिजनेस अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। अनटिल अनलेस आपका कितना भी अच्छा टॉप मैनेजमेंट हो, आपका सीईओ कितना अच्छा हो, आपकी कंपनी में कितने अच्छे टॉप एम्प्लॉयज हो, कभी कोई फायदा नहीं होता। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में फायदा होगा, पर अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन कब करता है? ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड के अंदर जो काम करता है वो होता है ऑपरेशन मैनेजर। अब ऑपरेशन मैनेजर या फिर हर एक डिपार्टमेंट का वो मैनेजर जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है उन बंदों से जो कि एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब अगर मान लो मेरा काम है सेल्स करना, तो सेल्स के 5 बंदे हैं हमारे पास, उनके ऊपर एक बंदा मैनेजर है। अब उसका काम है उन 5 बंदों से काम निकलवाना। अब ऐसे 1000 या अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स को देखता है एक और मैनेजर जो कि टेक्निकल प्लानिंग करता है। वो कहता है कि भाई आपका काम है इस एरिया को देखना, आपका काम है इस एरिया को देखना, आपका काम है इस एरिया को देखना। तो उसने टैक्टिक्स बनाई, उसने डिफाइन किया कि इस एरिया का बजट इतना है, इस एरिया का बजट इतना है, इसका इतना है। अब नीचे जाके जो ऑपरेशनल मैनेजर था उसने इंडिविजुअल बंदों को टारगेट्स दे दिए, आपका इतना है, आपका इतना है, आपका इतना है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा 3 टाइप की प्लानिंग कौन सी होती है। तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ऑपरेशनल प्लानिंग। तो हमको ऑपरेशन के ऊपर जो पावर, मैन पावर रखनी है, जो मैनेजर रखना है, वो ऐसा रखना है जो कि बहुत ही फ्लुएंट हो। और अगला असाइनमेंट हमारा इसी चीज के ऊपर आने वाला है कि उसको काम क्या करने हैं। तो हमको अपनी ऊपर वाली टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, और वो स्ट्रैटेजी आपको जाके अपने ऑपरेशन मैनेजर को दे देनी है। अब उसके पास रिटन फॉर्म के अंदर होगा उसको क्या करना है, उसको ना इधर जाना है ना उधर जाना है। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है? बेसिकली मैं सबसे ऊपर सीईओ की बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल टैक्टिकल की बात कर रहा हूं। वो लोग क्या करेंगे? वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे हमको करना कैसे है। तो
एसओपीज बनती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं कि अगर हमको बर्गर बनाना है तो बर्गर बनाने के लिए क्या प्रोसेस होगा, पहले बर्गर आएगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेटिस लीफ लगेगी, उसके ऊपर चटनी वटनी डलेगी, उसके बाद टिक्की डलेगी, चीज डलेगी, लेटिस लीफ लगेगी, देन बर्गर लगेगा, उसके बाद हम उसको इतने टाइम के लिए गर्म कर देंगे, जो टिक्की होगी वो इतने टाइम के लिए गर्म होगी। तो एक प्रोसीजर है ना पूरा पूरा। तो जो टेक्निकल प्लानिंग वाले काम करते हैं ना वो एसओपीज डिफाइन करते हैं। तो हमको अपने जितने भी एसेंशियल पार्ट्स है कंपनी के, ये लिख लेना, ये असाइनमेंट में नहीं दे रहा पर ये एक हाईलाइटेड चीज मान के चलो, हमारे जितने भी एसेंशियल पार्ट है कंपनी के, हमको हर एक चीज का एसओपी बनाना है, हर एक का। स्ट्रैटेजिक लेवल पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो मालिक बनने वाला है। वो ये नहीं होगा कि मैं कल को ये कोर्स करके मैं नौकर बनूंगा या फिर मैं लोअर मैनेजमेंट के ऊपर काम करूंगा या फिर करूंगा। हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर तीनों प्लानिंग आप ही देख रहे हो, क्योंकि स्टार्टअप है, हमारे पास एम्प्लॉय नहीं, हमारे पास फंड नहीं है, तो सारी चीजें मैं ही देख रहा हूं। पर फ्यूचर की बात करके चले तो आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ही देखने वाले हो, नीचे नहीं देखने वाले। तो नीचे का काम ढंग से चलता रहे, इसके चक्कर में एसओपीज बनाने हैं और सारे एसेंशियल पार्ट्स के बनाने हैं। फाइनेंस से लेके जितने भी डिपार्टमेंट रहेंगे हमारी कंपनी के, सबके एसेंशियल हो गए। मतलब अगर हमारी कोई फैक्ट्री चल रही है तो उसके अंदर जो भी माल बन रहा है उसका हर एक चीज का एसओपी रहेगा। हमारी एचआर टीम का एसओपी रहेगा कि अगर हम कोई एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है, रिक्रूट मतलब उसको हायर करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस किस चीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, सब कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर के लिए हमको ये वाली प्लानिंग बतानी जो मैं आपको बता रहा हूं, हु। सबसे पहला पार्ट होगा उसका हु। उसको क्या करना है, उसको डिफाइन करना है कि हमारी, मान लो उनके पास एक ऑपरेशन मैनेजर के पास 5 बंदे हैं जिनको वो लीड कर रहा है, तो वो सबसे पहला आंसर करेगा हु। अगर मुझे ये काम करवाना है तो 5 में से मैं किससे कराऊंगा, हु। अगला आएगा व्हाट। व्हाट का मतलब मैं क्या कराऊंगा, मतलब कौन कौन सा काम करेगा, व्हेन कब करेगा, कितना ज्यादा काम करेगा, हाउ मच मतलब कितना ज्यादा काम करेगा और किस टाइम पे किस जगह पे करेगा। तो ये अगर 5 फैक्टर्स ऑपरेशनल मैनेजर हमेशा याद रखेगा ना तो वो कभी भी गंदा लीडर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये 5 पैरामीटर है, इस 5 पैरामीटर्स के ऊपर मुझे बंदों को चुनना है। जनरली आपने देखा होगा जो एमएनसीज होती है वहां पे अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है। अगर आपकी मैनेजर से सेटिंग होगी तो आपको कम काम मिलेगा, अगर मैनेजर से आपकी नहीं बनेगी तो आपको ज्यादा काम मिलेगा। ये जनरली आपने सुना होगा। अब ये अनफेयर चीज ना हो इसी के लिए मैं असाइनमेंट बता रहा हूं, और आपको हर एक चीज के ऊपर पैरामीटर्स लगाने हैं कि हाउ मच का डेफिनेशन क्या है, कि आपने इस इंप्लॉय को हाउ मच कहा कि ये बंदा 5 घंटे काम करेगा और ये 3 करेगा, क्यों करेगा, हु कौन क्यों करेगा। अगर मैंने कहा कि भाई रोहिणी के इलाके में सेल एक डैश बंदा देखेगा, क्यों देखेगा भाई, वो ही क्यों देखेगा और क्यों नहीं देखेगा। तो हमने एक पैरामीटर बनाया पहले ही कि वो बंदे का घर उसके पास में होना चाहिए या फिर उसको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड का। सेल्स के अंदर ही एग्जांपल लेके चलते हैं, सेल्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है। तो वो जाके सीधा फर्स्ट मीटिंग करेगा या फाइनल मीटिंग करेगा, फाइनल मीटिंग के लिए कौन सा बंदा अच्छा है, किसके लिए कौन सा अच्छा है, इसके लिए एक स्किल सेट चेक लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने को। तो हर एक मैनेजर को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि इसके पास किस चीज का ज्यादा स्किल है। अब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग स्किल लेवल होगा। अगर मैं सेल्स की बात करके चलूं तो सेल्स के लिए भाई सेल्स स्किल कितनी अच्छी है, डेडिकेशन कितना ज्यादा है, पंचुअल कितना रहता है, ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है इसका, इंटोनेशन कैसी है, ये अलग अलग फैक्टर्स हो गए। हर डिपार्टमेंट के लिए ऐसे कोई ना कोई फैक्टर्स हो गए। तो आपको पता होगा आपके बिजनेस के लिए हर डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर है, तो वो फैक्टर शीट बनानी है आपको और वो इंप्लॉय उसको भरनी है कि ये बंदा इसके अंदर इतना नंबर, ये बंदा इसके अंदर इतना नंबर, ये बंदा इसके अंदर इतना नंबर, और उसके बिहाफ पे ये जो 5 फैक्टर्स है, हाउ व्हाट व्हाई व्हेन हाउ मच, ये सारे के सारे उसी के अंदर। अब अगली चीज है भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब मेरा माल कहां पे डिलीवर होगा, मेरा माल कैसे डिलीवर होगा। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आते हैं, एक आता है डायरेक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली मैं सेल करूंगा, मतलब अमेजॉन अगर अपना प्रोडक्ट खुद बेच रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, अगर मैं अपना प्रोडक्ट खुद बेच रहा हूं तो डायरेक्ट सेलिंग हुई। इनडायरेक्ट के अंदर क्या हुआ, मैंने आगे एफिलिएट रख लिए, आगे मैंने पार्टनर्स रख लिए, आगे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स रख लिए, आगे मैंने रिटेलर्स रख लिए, कोई भी ऐसी चेन बना दी, उनके थ्रू मेरा माल बिक रहा है। तो अब दोनों के प्रोज एंड कॉन समझ लेते हैं, डायरेक्ट चैनल अच्छा है या फिर इनडायरेक्ट चैनल अच्छा है हमारे बिजनेस के लिए।
मैं दोनों समझा रहा हूं आपको, तो आपको खुद सोचना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। डायरेक्ट चैनल की इंपॉर्टेंस, फायदा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को ऐसा लगता है डायरेक्ट चैनल के अंदर सारा कंट्रोल अपने हाथ में रहता है, क्वालिटी चेक अपने हाथ में रहती है। आपको पता है कि मैं क्या माल किस कस्टमर को दे रहा हूं। अगर आपने इनडायरेक्ट चैनल पकड़ा तो अब डिस्ट्रीब्यूटर हमारा माल बेच रहा है, हमको क्या पता वो क्या बेच रहा है, हमारे लेवल के अंदर कोई और माल बेच रहा है, नहीं बेच रहा। अगर डायरेक्ट बेच रहे हैं हम तो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटर उसने बाकी प्रोडक्ट्स की भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, तो हो सकता है कि वो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट बेच दे क्योंकि उसको ज्यादा कमीशन मिलती है। डायरेक्ट के अंदर सारा प्रॉफिट मार्जिन हमारा रहने वाला है। इनडायरेक्ट के अंदर जितनी बड़ी हम चेन बनाएंगे, हमारे जितना बड़ा नेटवर्क होगा, मान के चलते हैं हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है कंट्री लेवल पे, फिर स्टेट लाइव पे बना रखे हैं हमने, फिर उसके बाद उसके अंदर रीजन वाइज बना रखे हैं, उसके अंदर भी बना रखे हैं, उसके बाद रिटेल पे जाता है। 5 लेवल पे अगर पैसा बटना है तो प्रॉफिट भी डिल्यूट होगा ना हमारा सारा का सारा। तो सारा प्रॉफिट डिल्यूट होने के चक्कर में हमारे पास ओवरऑल कम प्रॉफिट आएगा। डायरेक्ट का एक और फायदा है भाई, फीडबैक मैकेनिज्म। अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई शिकायत आ रही है तो अगर कस्टमर, मैं डायरेक्टली टच में रहूंगा तो डायरेक्टली मुझे कंप्लेन करेगा, मुझे पता लगेगा। अगर मैंने आगे 5 बंदों की चेन बना रखी है, वो 5वें नीचे पे आएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे तक पहुंचेगी नहीं, तो मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। अब तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है ना कि भाई हमने को यही करना चाहिए डायरेक्ट चैनल, पर डायरेक्ट चैनल के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। क्योंकि अगर आप कहते हो कि भाई मैं डायरेक्ट चैनल हूं और मैं पूरी इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पैसा भी तो लगेगा। अगर मान के चलते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आज के टाइम पे आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कोरियर भेज सकता है, तो आराम से आप अकेले ही कर सकते हो। पर आपका प्रोडक्ट अगर डिलीवर नहीं होता, आपको हर जगह पे आउटलेट्स बनाने पड़ेंगे, आपको हर जगह पे अपनी सेल सेंटर, रेस्टोरेंट की बात करके चलते हैं, अगर रेस्टोरेंट हर जगह पे तो डिलीवर नहीं कर सकता ना, तो हमको अपने फ्रेंचाइज सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं है हमारे पास पैसा बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हर जगह पे आउटलेट खोलेंगे। उस आउटलेट की कॉस्ट, रिस्क सब कुछ आएगा ना। डिस्ट्रीब्यूटर के पास बनी बनाई मार्केट है, बना बनाया एक्सपीरियंस है उस सेक्टर का। अब मान के चलते हैं मैं दिल्ली का लौंडा, मुझे दिल्ली का सब कुछ पता है, तो मैं दिल्ली में तो अच्छा बिजनेस कर पा रहा हूं। पर जैसे ही मैं जाता हूं साउथ के अंदर मुझे कुछ पता ही नहीं है कि लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं वही दिल्ली वाली स्ट्रैटेजी वहां लगाता हूं, वहां मेरा बिजनेस चलता नहीं है, लॉस मुझे सारा का सारा होगा। पर डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ मेरा साउथ के अंदर, उसको साउथ का एक्सपीरियंस है, लोगों को क्या चाहिए। अब मैं अपना प्रोडक्ट दूंगा, वो अपने हिसाब से बेचेगा क्योंकि उसको मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से अगर हम डायरेक्टली सेल करने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट को जिसको हम आराम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हमारी टारगेट ऑडियंस तक, तो हमारी रीच हमेशा कम रहेगी। हम कितनी मार्केटिंग कर ले, ऑर्डर आएंगे पर उसको डिलीवर नहीं कर सकते। मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, मैं रोहिणी के अंदर एक स्पेसिफिक जगह के अंदर करा रहा हूं, लिमिटेड सीट्स है मेरे पास। अब मैं कितनी भी मार्केटिंग कर लूं, सीट तो 32 ही रहेगी ना, कितनी कॉल्स आते, सीट तो 32 ही रहेगी ना। बंदा तो एक ही है ना, कितना पढ़ा लेगा, एक ही बैच चलाता हूं एक बारी में, तो लिमिटेशन है ना। तो यहां पे एक मेरा, मैं कहूंगा कि मेरे लिए ये मेरे बिजनेस मॉडल के अंदर खराबी है कि मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा, कुछ प्लान कर रहा हूं एक्सपेंड करने का, जल्दी वीडियो आने वाली है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ये छोटा सा असाइनमेंट है पर ये बहुत बड़ा असाइनमेंट है सिर्फ 3 पार्ट छोटे से। आपको लगेगा कि भाई आसान सा है, पर इसको जब करने के लिए बैठोगे तो आपको पता लगेगा ये बहुत बड़ा है। तो हमको क्या करना है, हमको एक टेबल बनानी है, मैं आपको दिखा देता हूं टेबल कैसे बनानी है। हमको एक टेबल बनानी है, उस टेबल के पहले कॉलम के अंदर लिखना है, पहले सारी चीजों के अंदर लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहेगा हमारा, कि मैं डायरेक्ट करूंगा, 1 लेवल करूंगा, 2 लेवल करूंगा, 3 लेवल। 1 लेवल मतलब मैं उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर फिर सेल करूंगा, मतलब अमेजोन के थ्रू बेच रहा हूं एग्जांपल, तो ये 2 लेवल हो गया, 1 लेवल हो गया। 2 लेवल के अंदर मैं किसी और से लूंगा, उसके बाद आगे बेचूंगा, तो 2 लेवल हो गया। ऐसे 3, 4 लेवल, 5 लेवल, आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशन लेवल सोचने पड़ेंगे आपके बिजनेस के लिए। ऑनलाइन बेचूंगा, ऑफलाइन बेचूंगा, जैसे भी बेचूंगा, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर नाम लिखना है कि मेरा क्या 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 रहेगा। दूसरा, मैं सेकंड कॉलम के अंदर भरूंगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 लेवल कर रहा हूं तो कहां से होके माल कहां जाएगा, बस ड्रॉ कर दो छोटा सा, कहां से होके माल कहां जाएगा, कहां से होके माल कहां जाएगा, कहां से होके माल कब जाएगा, बस आसानी सा, ताकि आपको खुद पता लग जाए कि कौन सी चीज मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। अगले कॉलम के अंदर हमको क्या लिखना है, पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब अब इसकी वजह से मेरे जो कस्टमर है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं डायरेक्टली सप्लाई करता हूं तो आपको पता है मैंने बहुत सारे प्रोज है, मैं ढंग से क्वालिटी डिलीवर कर सकता हूं, मैं ढंग से फीडबैक मैनेजमेंट लेके अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। क्या मैं डायरेक्टली बेचता हूं उससे मेरी पोजीशनिंग में क्या फर्क पड़ेगा, या अगर मैं इनडायरेक्टली बेचता हूं तो उससे क्या फायदा पड़ेगा। मान के चलो मैंने एफिलिएट रखे हुए, वो मेरा कोर्स बेच रहे हैं,
अब मतलब कहीं और से ट्रस्ट ट्रांसफर होकर मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरा और फायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी ऑडियंस अलग है, मेरी ऑडियंस अलग है। अगर मैं कोई भी एक ऐसा चीज़ प्रोडक्ट बनाता हूँ और मैं अपने अलग अलग दोस्तों को बोल देता हूँ आप एफिलिएट हो मेरे, अब वो मेरा प्रोडक्ट एफिलिएट का मतलब मान के चलो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर हो आप मेरे, तो मैंने अपना प्रोडक्ट 5,000 रुपये का रखा हुआ, मैंने उनको कहा कि मैं आपको 1,000 कमीशन दूंगा। अब वो मेरा प्रोडक्ट बेचेंगे, 1,000 का उनको कमीशन मिलेगा। उन कैसे बेचेंगे, वो अपनी ऑडियंस को अवेयर करेंगे, मतलब उनकी जान पहचान वाले, या वो मार्केटिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, मुझे लेना देना नहीं है। तो अपनी ऑडियंस को एजुकेट करके वो मुझे एक नई ऑडियंस ला के देंगे। अब वो उनका ट्रस्ट ट्रांसफर होगा मेरे पास और अल्टीमेटली मेरे को फायदा होगा। अब तीसरा और आखिरी है जो सबसे मुश्किल मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लगता है दोनों के दोनों आसान थे। तीसरा क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मैं ये चैनल यूज करता हूं तो इसके अंदर मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या रहने वाला है, इस चैनल के अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन, तीसरे के अंदर कौन सा, चौथे के अंदर कौन सा। अब मैं समझा देता हूं कैसे कैलकुलेट करना है। अगर मैं ऑनलाइन बेच रहा हूं अमेजॉन के थ्रू, तो अमेजॉन एक स्पेसिफिक कमीशन लेगा, तो मुझे पता है कि कितना पैसा मेरे पास घूम के आएगा, क्योंकि अमेजॉन फिक्स है। पर अगर मैंने 2 लेवल डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बना लिया तो क्या हुआ, पहले मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को देता हूं जिसको मैं 15% मार्जिन देता हूं, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, वो आगे कुछ देता है, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अब आपने मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, आप मुझे पूरी टीम खड़ी करके दो। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये होता है, आपको सेल्स स्टाफ अपना देना पड़ता है। तो मैंने उसको अपनी सेल्स गाड़ी दी, गाड़ियां दी, ड्राइवर दिया, सब कुछ दिया ताकि मार्केट बने, ताकि वो मेरी सेल देख पाए बाद में फ्यूचर में। तो मैंने सारा का सारा खर्चा किया, ओवरऑल देख के मुझे पता लगा कि मुझे 20% खर्च करना पड़ रहा है। अब मैंने 3 लेवल कर दिया, तो 3 लेवल के अंदर अब मेरी फैक्ट्री एक जगह पे है, अब 3 लेवल के अंदर मैंने अलग अलग स्टेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं, तो उन सब के ऊपर माल भेजने में कॉस्ट आएगी ना। तो ओवरऑल मेरा नेट मार्जिन क्या बचता है, वो सारा कॉस्ट बेच के। तो अगर 5 लेवल है, 6 लेवल है, जितने लेवल, इतने लेवल में बनाना ना कि 5, 6, 7 लेवल बना दो। मेरे हिसाब से 3 लेवल 4 लेवल इज मोर देन सफिशिएंट। नेटवर्क मार्केटिंग आपने सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही है ना, प्रोडक्ट बेचने का तरीका ही तो है। आप मेरे साथ जुड़ो, आप आगे जोड़ो, आप आगे जोड़ो, आप आगे जोड़ो, ऑडियो आपकी 1 महीने के अंदर। तो यही 2 असाइनमेंट थे। मुझे नहीं पता वीडियो फिर लंबी बन गई है, छोटी बनी है, मैं चाह के भी वीडियोस को छोटी नहीं कर पाता, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2 असाइनमेंट तो मैं देता रहूं, क्योंकि मन नहीं करता यार 5-6 मिनट की वीडियो बनाने का। मेरा मन करता 10-12 मिनट की एटलीस्ट वीडियो, फिर वो 10-12 मिनट के चक्कर में कितना टाइम बच जाता मुझे नहीं पता लगता। लाइक कर देना इस वीडियो को, याद से लाइक करोगे, 2000 लाइक लाओगे तभी अगली वीडियो आएगी, वरना फिर शायद 1 हफ्ता फिर डिले हो जाएगी। शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। शेयर भी कर दोगे तो जल्दी लाइक्स बढ़ जाएंगे, और अगर आपने जल्दी मेरे को 2000 लाइक दिए तो हो सकता है मैं फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ा दूं। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।